वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपर निजी सचिव की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी 19/9/2023 को, इसमें 3 चरणों में एग्जाम होना है। प्रथम चरण की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड बैच में आकर कर सकते हैं। हमारा लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा आपकी 3 चरणों में होनी है। अपर निजी सचिव की प्रथम चरण यहाँ पर OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ पेपर होगा। 3 खंड इसमें होंगे, एक हिंदी खंड होगा, एक कंप्यूटर का और एक सामान्य ज्ञान का खंड होगा। कुल मिलाकर 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। ये OMR बेस्ड वस्तुनिष्ठ पेपर होगा। सेकंड स्टेज यहाँ पर आशु लेखन का, इसमें SC टीम कोई सपोर्ट नहीं देगी। इस ग्रुप में इसका कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। तृतीय चरण भी प्रैक्टिकल आपको खुद से करना पड़ेगा। ये सब बाद में होंगे। पहले तो ये होगा कि जितनी वैकेंसीज आई हैं उतने के 15 गुना लोग सिलेक्ट होंगे। इसका कट ऑफ बनेगा प्रथम चरण का। तो प्रथम चरण का कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर वो स्कोर तो लाना ही होगा। प्लस एक और यहाँ पर कैच है, मेरिट बनेगी यहाँ पर तीनों चरणों के अंकों को मिला करके। यानी कि प्रथम चरण में जो 150 मार्क्स हैं, द्वितीय चरण में जो 100 मार्क्स हैं, आशुलेखन 75 और हिंदी टंकड़ 25 के, और 50 मार्क्स यहाँ पर कंप्यूटर प्रैक्टिकल के होंगे। तो इस तरीके से 300 अंकों में से मेरिट बनेगी। उससे आप फिर अपर निजी सचिव के रूप में चयनित होंगे। यहाँ पर ये वाला कट ऑफ तो क्लियर करना ही है पहले स्टेज का, लेकिन इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी आपको अचीव करने हैं, जिससे जब मेरिट बने तो आप उसमें जो है अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकें। तो ये आपका स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं है कोई, ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण की परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा मात्र नहीं है। स्क्रीनिंग परीक्षा है भी और नहीं भी है। स्क्रीनिंग परीक्षा इसलिए है क्योंकि इसका कट ऑफ बनेगा और इसके कट ऑफ बनने के बाद 15 गुना अभ्यर्थी ही द्वितीय चरण के लिए जाएंगे। फिर तृतीय चरण में उससे कम अभ्यर्थी जाएंगे। तो इस तरीके से 300 में से पूरा आपको स्कोर भी अच्छा खासा करना होगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा दिए गए कंटेंट को आपने इस स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से अगर पढ़ लिया तो आप जो है कट ऑफ लाने लायक अपना स्कोर कर लेंगे और मैक्सिमम अंक भी ला सकते हैं हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान वाले इस प्रथम चरण के वस्तुनिष्ठ पेपर में। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप इस समय यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक। सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई जाएंगी। यूपीपीसीएस द्वारा कराया जाने वाला, आप कई लोग पहला पेपर दे रहे होंगे अपर निजी सचिव का। तो यूपीपीसीएस में पेपर्स की क्या खासियत होती है जब भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, इसके बारे में बताऊंगा और किस तरीके से आप इसको डील करेंगे और मैक्सिमम अंक कैसे ला सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक वीडियो बना दी जाएगा। उसमें पेड ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा और किस तरीके से आगे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा मॉड्यूल फॉर्म में वह भी बता दिया जाएगा। कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। अपर निजी सचिव की लास्ट टाइम परीक्षा 2013 में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी, बहुत तमाम चीज़ें हुई थी इसमें और सिलेबस को लेकर काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था। सिलेबस बदलना चाहिए। पहले सिलेबस दूसरा होता था, सिलेबस से एकदम अपडेटेड सिलेबस जो 19/9/2023 को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर आया था उसमें ये परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है। तो पूरे अब परीक्षा योजना तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, पाठ्यक्रम दिखा देता हूँ। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, इसके बारे में लिखा हुआ है। कुल योग यहाँ पर 150 अंकों का होगा और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी जो सफल होंगे और सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक, तो प्रथम चरण की परीक्षा में सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 50 अंकों का यहाँ पे खंड होगा। ये सेम है, 2013 में भी ऐसा ही आया था, इसमें बदलाव नहीं किया गया। जीके वाला खंड बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। ये चीज़ काफ़ी सही भी रही। शब्द संक्षेप यहाँ पे पूछेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक पूछेंगे, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान, भूगोल, भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें। फिर उसके बाद अंकगणित जो है कक्षा 8 स्तरीय। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले इस तरीके का सिलेबस आया था 2013 में और इसके सामने लिखा रहता था कितने अंक का क्या पूछा जाएगा। जैसे शब्द संक्षेप जो है ये आपके 10 मार्क्स में आते थे, बुक्स एंड ऑथर 10 मार्क्स में आती थी और भूगोल जो है ये 5 मार्क्स में आता था। ठीक है, भूगोल 5 में आता था। लेकिन अभी ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न पैटर्न को फॉलो किया जाएगा यूपीपीसीएस का। यानी इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। 50 का है, 10 जरूर है, लेकिन ये ना मान के चलिए कि सभी से 10-10 आ जाएंगे। ऐसा कई बार नहीं करता आयोग। जैसे खेल जगत है, इससे हो सकता है 5 ही क्वेश्चन आ जाए। भारत का इतिहास है, इससे कहो 13 क्वेश्चन आ जाए। ठीक, और शब्द संक्षेप कहो इससे 10 की जगह 5 ही सवाल रहे। तो हमको इस तरीके से अपना पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से। और आप देख लीजिएगा, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि सभी से जो है 5-5 क्वेश्चन बन जाए। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। जो लोग सामान्य ज्ञान वाले ग्रुप में आ चुके हैं, जो भी कंटेंट उसमें दिया जाएगा वो आपको स्टडी करना है। जो मॉड्यूल फॉर्म में जो आपका कंटेंट दिया जाता रहेगा उसी को आपको स्टडी करना है। कोई बुक यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बुक्स नहीं लेना चाहिए। बुक्स जरूर लेना चाहिए, लेकिन अभी कोई बुक्स आई नहीं मार्केट में। मेरे वीडियो बनाते तक कोई मार्केट में बुक्स नहीं आई। इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह जारी किए गए हैं, लेकिन उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी आउटडेटेड क्वेश्चन भर रखे हैं।
प्रैक्टिस सेट कैसे तैयारी नहीं हो सकती है। प्रैक्टिस सेट बाद में करिएगा अगर आपको करना हो, बाकी प्रैक्टिस भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही यहाँ पर अपने पेड ग्रुप में कराएगा। अगर आपने क्विज वाला ग्रुप लिया है तो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ इसमें एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर बात क्या है कि जो कंटेंट हम यहाँ पर देंगे पूरा लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से होगा। ये 10 बिंदु जो हैं इसमें जो जो आपको पढ़ना चाहिए एपीएस लेवल का, वो सब यहाँ पर दिया जाएगा। किसी अन्य बुक की और अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, अंक गणित वाला है तो इसमें कोई बुक नहीं हो सकती है, इसमें कोई चैप्टर नहीं हो सकते। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको देंगे, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस की आपको क्विज में भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे। जो भी यहाँ पे आपको ग्रुप में दिया जाएगा वो करना है। सेकंड सेक्शन पे अगर हम आ जाए सामान्य हिंदी में बदल गया है। पहले अपठित गद्यांश लिखित फॉर्म में आता था, लेकिन अब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वस्तुनिष्ठ हिंदी यहाँ पे होगी। पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का आलेखन यहाँ पे जुड़ा है, पहले नहीं होता था, ये होता था एक्चुअली, लेकिन अभी लिखित होता था। ठीक है, अब निबंध होता था, निबंध हट गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है पहले लिखित आती थी, अब लिखने आएगी ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमने यहाँ पे पेपर्स आपको मॉडल फॉर्म में शेयर किए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे मॉडल ये शेयर किए थे, जिससे आपको पता लगेगा कि अपठित गद्यांश से कैसे बनते हैं आपके क्वेश्चंस। और पत्र और कार्यालय में विभिन्न पत्रों के आलेखन से भी हमने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है क्विज फॉर्म में आएंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा। बाकी स्टडी मटेरियल भी दोनों का दिया गया है। जैसे गद्यांश में तो कोई ऐसा खास स्टडी मटेरियल हो नहीं सकता, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कार्यालयीन विभिन्न पत्र लेखन के लिए हमने पत्रों के फॉर्मेट दे दिए हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉलो करती है ऑफिशियली, और उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, उसकी भाषा शैली एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और फिर जो एमसीक्यू आपको कुछ ग्रुप में कराए जाएंगे वो काफ़ी होंगे, तो ये दो टॉपिक इस तरीके से कवर हो जाएंगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ, उनका प्रयोग ये थोड़ा सा कह सकते हैं वर्क इंटेंसिव टॉपिक है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं और उत्तर प्रदेश बदल बदल के मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछता है अपने मेंस एग्जाम में। प्रीलिम्स में भी जहाँ जहाँ मुहावरे आते हैं तो बहुत विभिन्न प्रकार के मुहावरे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बस ये है कि जो पीडीएफ में मुहावरे लिख के दिए जाएंगे उसके अर्थ याद कर लीजिएगा, बाकी प्रयोग इसमें आना नहीं है, खाली अर्थ से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो मुहावरे के अर्थ, लोकोक्तियों के अर्थ एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ एक ही बार समझना काफ़ी है, और फिर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित कंटेंट आपको दिया जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कंटेंट जो हम देंगे, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 यहाँ पर जो जो दिया जाएगा वो आप पढ़ते जाएंगे, आपका तैयार होता जाएगा। पर्यायवाची विलोम शब्द में भी ज़्यादातर चीज़ें जो लर्न करने वाली हैं, इसकी प्रैक्टिस हालांकि कुछ ग्रुप में कराई जाएगी, तो आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, कैसे आते हैं। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 तरीके में पूछा जाएगा। आपको जितने शब्द दिए गए हैं ग्रुप में, उन्हीं को आप याद कर लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर, ये नया सेक्शन है। कंप्यूटर का सिलेबस इन्होंने केवल हिंदी मतलब इंग्लिश माध्यम में दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हिंदी में नहीं होंगे, निश्चित तौर पर क्वेश्चन हिंदी में भी लिख करके आएंगे, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस लिख के केवल दिया गया ऑफिशियल नोटिस में। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म। विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म जो लेटेस्ट चल रहे हैं, इसमें देखिए लिखा नहीं है कि कौन सा वर्जन चाहिए, लेटेस्ट वर्जन के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हम लेटेस्ट से ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें पुरानी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। तो इसमें कहा गया बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म्स ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। डेस्कटॉप लैपटॉप फॉर्मेट का करना है। विभिन्न पेरिफेरल्स जो जोड़ते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर। ठीक है, तो इन सब में किस तरीके से विंडोज सिस्टम इंटीग्रेट करता है, क्या क्या कमांड इनसे एसोसिएटेड हो सकती है। अगर आपको माइक्रोफोन जोड़ना है तो आपको किस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की अच्छी तैयारी तब होगी जब आप इस पूरे सिलेबस को अपने प्रैक्टिकल के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। जैसे ये सिलेबस है, ये आपका थ्योरी वाला है जो फर्स्ट स्टेज में आएगा। तो ये आपका खंड सी जो कंप्यूटर ज्ञान आएगा वो ये सिलेबस है, और ये तृतीय चरण की परीक्षा योजना में जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल आएगा उसका ये सिलेबस है। काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जैसे इसमें ईमेलिंग के बारे में पूछा है, सेंडिंग, अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस बुक। तो ये वाला यहाँ पे कॉमन हो गया पॉइंट। ईमेल आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी कराएंगे आपसे, और इसमें थ्योरी पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइटिंग हो गया, मेलिंग हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका इसमें भी है और इसमें भी है। फिर इसके बाद आपका विभिन्न वेबसाइट से एसोसिएटेड एयर रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन, सर्च इंजन, गूगल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, वो भी आपका यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो कंप्यूटर में आप अगर थोड़ी प्रैक्टिकल मिला के पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, दोनों ही आपके खंड के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी आप चिंता नहीं करिए बिल्कुल भी, कंप्यूटर में जो जो जरूरी है सब यहाँ पे कराया जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और जो सिलेबस आया है वो सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर करा देगा। मतलब जो सिलेबस आया है उससे हमारा कंटेंट सारे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर करा देगा। यूपीपीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाने के लिए जाना जाता है। कई बार ऐसा टॉपिक होगा जो बड़ा अजीब सा होगा, बड़ा बोरिंग होगा, आपको लगेगा कि यार इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यूपीपीसीएस इससे इतना इनोवेटिव क्वेश्चन बना देगा, आप उसमें तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। यूपीपीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाता है, और कंप्यूटर में काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाने का स्कोप भी है। आपको लगेगा पावर पॉइंट है, हमने पावर पॉइंट बनाया हुआ है, बचपन में स्कूल प्रोजेक्ट में बनाया था, लेकिन जब उससे क्वेश्चन आएगा तो कई बार आप कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज ना हो इस वजह से जो भी स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता रहेगा, और मॉड्यूल वाइज आपको उसको पढ़ते जाना है। मॉड्यूल वाइज जो जो दिया जाता रहेगा ग्रुप में वो आप पढ़ते जाएंगे, सब आपका कंप्लीट होता जाएगा, कुछ भी आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हाँ, जैसे ये है, अब रेलवे की वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करते हैं, तो उसकी थ्योरी हम आपको दे देंगे। आप एक बार अपना अकाउंट बना करके उसमें देख लीजिएगा किस तरीके से कैसे टिकट बुक की जाती है। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस कैसे बनते हैं, उसमें डिफरेंट स्टाइल कैसे लगाए जाते हैं, कोई ऐसा कोई खास कमांड होता है उसके लिए, क्या-क्या स्टेप होते हैं स्टाइल लगाने के, एनिमेशन लगाने के, कहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन होता है, तो ये सब जो है आपको हम कराएँगे। थोड़ा-सा मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में अलग-अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, बाकायदा यहाँ पे पिक विक लगा करके लगाया गया है। यहाँ पे पिक हमने मतलब किसी बुक से नहीं लिया है, ये हमने खुद की पिक बनाई है, मतलब स्क्रीनशॉट लगाए हैं विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन के। तो हमारे ऑफिस टीम को काफ़ी इसमें खुद भी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा कंटेंट नहीं अवेलेबल है। ऑफिस सूट अगर आप देखें, किसी भी बुक को आप ले आएँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो ऑफिस सूट जो है उसमें दे रहे हैं, ऑफिस सूट यानी ऑफिस पैकेज जो आता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें 2003 का या तो दिया हुआ है, तो उससे पहले का दिया हुआ है, लेटेस्ट से लेटेस्ट 2007 का दिया हुआ है। लेकिन हमने जो है टोटल अपडेट करके आपको दिया है सारी चीज़ें, ठीक है? आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज़ का 11 वाला, उसमें हमने जो है ये दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कैसा लेआउट दिखता है, इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस यहाँ होते हैं। वैसे आपको खुद से कंप्यूटर से देखना चाहिए, जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर का एक्सेस अवेलेबल है, निश्चित तौर पर आप लोग शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखे हुए हैं, तो कंप्यूटर या डेस्कटॉप सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम का एक्सेस होगा आपको खुद भी जा करके उसमें देखना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम में मान लीजिए आ जाएगा यूपीपीसीएस में कि ये वाले ऑप्शंस जो हैं आपको फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो यूपीपीसीएस आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो ये शेप ऐड करने का ऑप्शन होता है किसमें मिलता है, होम में मिलता है कि इंसर्ट मिलता है कि ड्रॉ में कि डिज़ाइन में, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है, एग्जाम में। इस सारी चीज़ों को आपको कवर कर लेता है ये। बुलेट कैसे ऐड की जाती है, टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है, चित्र आकृतियाँ कैसे ऐड करते हैं, जैसे अपने लोगों को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में, ऐसा नहीं है कि ये जो है 100 पन्ने के नोट्स है, मात्र 14 पेजेस में एक टॉपिक को पूरा फिनिश कर दिया है, और ऐसे फिनिश किया है कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन उससे कर सकेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पे छोटा दिखाया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये पूरी तरीके से विजिबल है। जैसे कि किस ऑप्शन का किस में प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑप्शन अगर फाइल है तो अपने कंप्यूटर या नेटवर्क में से कोई चित्र इंसर्ट करने के लिए फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, कॉपी किया हुआ कोई चित्र इंसर्ट करेंगे तो क्लिपबोर्ड पे जाएंगे, ऑनलाइन के लिए वेब पेज से जो है चित्र डाल सकते हैं अपनी स्लाइड में। ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह कैसे डालते हैं स्लाइड्स में, स्लाइड शो कैसे होता है, एनिमेशन कैसे होता है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। कितनी तरीके के एनिमेशन होते हैं ये भी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आपसे यूपीपीसीएस पूछ सकता है, थोड़ा सा मैं एग्जामिनर तरीके से सोचूं अगर, तो ये पूछ लेंगे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन का प्रकार नहीं है, स्विवल, बाउंस, ग्लो एंड टर्न, जूम, व्हील, शेप, वाइप, स्प्लिट, फ्लोट, फ्लाइन, फेड, अपीयर। अगर हम दे दें यहाँ पर कि रोलिंग, क्या ये ट्रांजिशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये किसी प्रकार का ट्रांजिशन नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीपीसीएस बना सकता है। ये आपके नोट्स में हिंदी में दिखा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी वैसे ही दिखाए गए हैं। तो ये कंप्यूटर के आपके नोट्स हो गए, और सभी पॉइंट्स इसी तरीके से बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सामान्य ज्ञान में अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक आपको बड़े लग सकते हैं, जो ऑलरेडी बड़े टॉपिक होते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों लिख दिया इन्होंने। तो इतिहास की आप पतली से पतली किताब लाएंगे तो 400 पेज में होती है, 350-400 पेज में होती है। हमने इतना नहीं दिया, लेकिन जितना आपको एग्जाम क्लियर कराने की जरूरी है वो हमने यहाँ पे दिया है। जैसे खेल जगत एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको छोटे में कवर किया गया। संक्षेप जो है छोटा टॉपिक है, तो उसको छोटे में कवर किया गया है। तो जो जहाँ पे जरूरी है जैसे नोट्स, वैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए, आपको मॉड्यूल वाइज मिलते जाएंगे। अब अध्ययन सामग्री कैसे मिलेगी इसको समझिए। अध्ययन सामग्री जो है एक साथ नहीं मिल सकती है, ये आपको जो है मॉड्यूल फॉर्म में भेजी जाएगी। इसका मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली सुबह में एक मॉड्यूल आपको दिया जाएगा। इस तरीके से जो है मॉड्यूल डेली अपलोड होंगे। जैसे 10 नंबर में कोई मॉड्यूल नहीं आएगा, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वही आपको करने रहेंगे। टॉपिक नंबर 9, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम एक साथ ग्रुप में स्टार्ट होते ही दे दिया गया है, तो इसके मॉड्यूल नहीं आएंगे। बाकी 8 टॉपिक्स के मॉड्यूल आपको 40 दिन में दिए जाएंगे। 5-5 डे वाइज मॉड्यूल मिलते रहेंगे। कैसे मिलेंगे, ये आपका शेड्यूल है। 8 अक्टूबर को पहला मॉड्यूल भारतीय संविधान का आएगा, अगला मॉड्यूल प्रसिद्ध पुस्तकें उनके लेखक का आएगा, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतों से संबंधित आएगा, फिर भूगोल का आएगा, फिर शब्द संक्षेप का आएगा, फिर भारतीय संविधान का आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक का आएगा। इस तरीके से मॉड्यूल आपके 16 नवंबर को हम इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी का मॉड्यूल इस तरीके से आएगा। 8 अक्टूबर को पहला अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश का शीर्षक, पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे, लोकोक्ति, उनका प्रयोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण और पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपका 8 से लेकर 7 नवंबर तक करा दी जाएगा। ऐसे कंप्यूटर ज्ञान में अगर आप देखें तो पहला टॉपिक 8 तारीख को, आखिरी टॉपिक आपका 28 को कंप्लीट करा दी जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, रेयर केसेस में ये डेट चेंज होगी, मॉड्यूल अपने आप स्वतः आपको इन डेट्स पे मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने कंप्लीट पैकेज लिया उनकी टेस्ट सीरीज भी होगी। 10 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। हर टेस्ट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिलेबस के अनुसार। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये है, आपने जो ग्रुप में जो टेस्ट सीरीज ली होगी उसके हिसाब से होगा। अगर किसी ने जीके की टेस्ट सीरीज ली है
तो 1 दिसंबर से आपके टेस्ट शुरू होंगे और 28 दिसंबर को हम खत्म कर देंगे। देन इसके बाद आपका 10 समान हिंदी के टेस्ट होंगे 2 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। 10 कंप्यूटर के टेस्ट होने हैं 3 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा ये। इसके अलावा क्विज ग्रुप हमारा चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस की आपको ज़्यादा जरूरत है। ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर भी OMR बेस्ड पेपर होता है उसमें रेगुलर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी होती है। रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। तो 2500 करीब मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। सामान्य ज्ञान, समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कराई जाएगी। पेड क्विज में इस तरीके से क्वेश्चन अपलोड होते हैं, जैसे आपको ये देख पा रहे होंगे MS Excel 365 में कौन सा स्क्रीन के ऊपर टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। तो इसमें जैसे हमने लिखा स्टेटस बार, तो ये हमारा गलत उत्तर है। क्या दिखाई देता है? रिबन दिखाई देता है, ये आपका सही उत्तर है। कैसे पता चला? जो मैंने लगाया इसमें आपका रेड लाइन बन गई और ये आपका क्रॉस लग गया है, तो इसका मतलब ये आपका गलत उत्तर है। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से अगर देखें तो व्हाइट टिक लगा है, ब्लू बैकग्राउंड में है, तो इस तरीके से सही उत्तर हो गया। ऐसे बाकी में भी देखना है आपको। जैसे इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांजिस्टर सबसे पहले कब यूज हुए थे? दूसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। सबसे ज़्यादा प्रयोग में वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी? तो इसका आंसर निश्चित तौर पर माउस है, तो ये सही उत्तर हो गया। इसके बाद है कि इनपुट डिवाइस के रूप में किसका हम इस्तेमाल करेंगे? तो इनपुट डिवाइस के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे वेबकैम का। ठीक है, हमारी तस्वीर खींच के या फिर हमारा वीडियो लेकर के वो इनपुट करता है कंप्यूटर में। ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये हो गया। देन इसके बाद है कि कौन सी कर्सर के बाईं ओर अक्षर की डिलीट करती है? कर्सर के बाईं ओर डिलीट करती है बैक स्पेस। बाकी पत्र लेखन से एसोसिएटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। जैसे ये है, अब ये क्वेश्चन आपका हिंदी से एसोसिएटेड हो गया, तो सभी टॉपिक से एसोसिएटेड क्वेश्चन। लाघव का विलोम क्या होगा? लाघव का विलोम हो जाएगा गौरव, डी यहाँ पे सही है। पत्र की विशेषता है, तो पत्र की विशेषता है सभी। उल्लू का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो उल्लू का पर्यायवाची आपका नहीं है उत्तुंग। अलंकेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुबेर। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची आपका प्रकंपन नहीं है। दुर्दांत का विलोम कौन सा है? दुर्दांत का विलोम है शांत। वैसे करीब हम 2500 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल वाले डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें कराएंगे। और इससे ये भी फायदा होता है कि जो भी सिलेबस आप तैयार करते हैं उससे आप एक कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलते हैं कि किस सिलेबस के किस बिंदु से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जैसे डिज़ाइन या ट्रांजिशन की बात है तो आप उसको कई बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें MCQ नहीं सॉल्व करते हैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। और MCQ ही करने हैं पहले स्टेज में, प्रैक्टिकल तो करना ही है आखिरी स्टेज में, थर्ड में, लेकिन आपको मैक्सिमम अंक भी लाने हैं प्रथम स्टेज में और द्वितीय स्टेज में, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन की भी उम्मीद कर सकें। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो अपलोड हो चुके हैं उनको भी कवर कर लीजिएगा। और डेली बेसिस पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको डेली करते रहिएगा। ठीक है, जिन लोगों के पास डाउट डिस्कशन ग्रुप है, अभी मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसके फीचर्स, लेकिन जिनके पास डाउट डिस्कशन ग्रुप है वो अपने डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं, उनको तुरंत डाउट का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, जो भी आपके डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ कठिन टॉपिक जो आपको प्रतीत होते हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर जो है 1928 है, डी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, नहीं, ये इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इसमें परसेंटेज से नहीं मतलब, परसेंटेज जिसका कम है वो आपका गलत उत्तर नहीं होता। गलत उत्तर सही उत्तर इससे पता चलता है। अगर ये आपका व्हाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में तो इसका मतलब वो सही उत्तर है। तो देश बांधव समिति किससे एसोसिएटेड है? अश्विनी कुमार दत्त से। गुप्त काल में भाग कर से क्या संबंधित था? भाग कर होता है यहाँ पे भूमि कर, ये आपका सही उत्तर हो गया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलेगी आपके मध्य प्रदेश में। स्वराज पार्टी गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? तो ये किया गया था असहयोग आंदोलन के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। नौजवान भारत सभा से संबंधित मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ही आप इसमें समझ पाएंगे किस तरीके से इसको करना है। बाकी आपका डिस्कशन ग्रुप है, हिंदी कंप्यूटर का अलग डिस्कशन ग्रुप है और जीके के डाउट क्लियरेंस का अलग डिस्कशन ग्रुप है। जो आपने पेमेंट किया होगा वो उस हिसाब से आपको उस डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप का आशय ये है कि ये ओपन ग्रुप होता है, टाइप मैसेज का इसमें लिख के आ रहा है। आपको कोई डाउट है, जैसे आप यहाँ पे कोई डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 हमको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो एडमिन जो है आपको रिप्लाई करेंगे। एडमिन रिप्लाई वॉइस मैसेज के फॉर्म में कर सकते हैं, पिक आपको भेज सकते हैं रेफरेंस के लिए, या फिर वॉइस फीडबैक दे सकते हैं। कई बार एक छोटा वीडियो बनाकर भी हम लोग जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ पे समझाते हैं। तो एडमिन आपको जो है रिप्लाई करेंगे। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जीके वाले में जीके के डाउट आप पूछ सकते हैं, हिंदी कंप्यूटर में हिंदी कंप्यूटर के डाउट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
डाउट क्लियरेंस में 6 घंटे मैक्सिमम में आपको सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व करके दिए जाएंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है, जैसे अभी किसी ने कन्फ्यूजन पूछा था कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन इस समय किस कंट्री का है। तो अगर आप देखें यूएनएफपीओ की रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया का पॉपुलेशन या भारत का पॉपुलेशन अब चाइना के पॉपुलेशन को पार कर गया था उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, ठीक है, अगर यूएनएफपीए के रिपोर्ट के हिसाब से पूछेंगे तो इसको लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो किसी ने पूछा था। तो ऐसे ही आप कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है कुछ भ्रांतियों से। कुछ लोग जो है कहते रहे हैं कि केवल प्रैक्टिकल और आशुलेखन पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेज पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये बात कुछ सही भी हो सकती थी फर्स्ट स्टेज, लेकिन आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में 50% का वेटेज है, 150 मार्क्स जो है वो फर्स्ट स्टेज से ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एज लेते हैं, यहाँ पर आप दूसरों से अच्छे रहते हैं, तो जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी स्टेज प्रैक्टिकल और टाइपिंग के हैं जिसमें मैक्सिमम अंक भी लाए जा सकते हैं, है ना। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें अगर आप अच्छे अंक स्कोर करेंगे, दूसरों से अच्छे स्कोर करेंगे, तो आपके फाइनली सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपना सेकंड और थर्ड स्टेज की तैयारी कुछ कुछ करते रहिए, बीच में आपको समय मिलेगा, हर स्टेज के बाद कुछ ना कुछ समय मिलेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो है पढ़ जाते हैं कि हमको जो है 10 पन्ने 20 पन्ने के नोट्स पढ़ के जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाए फर्स्ट स्टेज का, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपीपीसीएससी एग्जाम करा रहा है, आप देखिएगा कितने जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपर निजी सचिव का पेपर आप देंगे, खुद महसूस करेंगे वहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, चाहे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो, ठीक है। उसमें सभी सेक्शन से एसोसिएटेड उतना आपको पढ़ना जरूरी है जितना ग्रुप में दिया जा रहा है। इस पर कोई बहसबाजी नहीं हो सकती है कि ये कम है ज़्यादा है। जो ग्रुप में दिया जा रहा है उतना तो करना ही पड़ेगा आपको, और उतना कर लेंगे तो कट ऑफ तो निकलेगा ही आपका, और मैक्सिमम अंक भी ला सकेंगे। आप सभी लोग बहुत मेहनत करके आए हैं, स्टेनोग्राफी सीखे हुए कई सारे लोग हैं, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार स्टेनो आशुलेखन में और टाइपिंग में समय देना पड़ता है, कोई भी जो है एक बार में टाइपिंग नहीं सीख जाता है, या फिर साल में 2-3 घंटे दे करके टाइपिंग नहीं सीख जाता है, वैसे ही सिलेबस जो है ये प्रथम खंड का, इसको कवर करने के लिए समय देना पड़ेगा। समय वाली बात सबसे आखिर में मैं इसीलिए कर रहा हूँ। समय आपको कम से कम 4 घंटे से लेकर 4.5 घंटे यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा, अभी से लेकर के अगले 70-80 दिवस तक। इसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे। फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड स्टेज के लिए इसके अलावा समय निकालिए 4-4.5 घंटे के बाद। फर्स्ट स्टेज में 4-4.5 घंटे यहाँ पर देना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और जो लोग अन्य मतलब यूपीपीसीएस में आप पहली बार तैयार कर रहे हैं इन सब्जेक्ट को, तो आपको निश्चित तौर पर 4-4.5 घंटे देने ही देने होंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, हमको जो है सेकंड स्टेज की भी तैयारी करनी है और थर्ड स्टेज में प्रैक्टिकल भी करना है, और यूपीपीसीएस इतने कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे होगा। तो मेरा ये जवाब हमेशा होता है कि कहीं भी सिलेबस में आपको नहीं लिखा है कि याद करना है, जो चीज़ करनी नहीं है तो उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। सिलेबस में लिखा है कि तैयारी करनी है आपको। तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के लिए कभी भी वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं, तैयारी के लिए आपके पास उत्कृष्ट कंटेंट होना चाहिए जो सिलेबस के अनुरूप हो, लेटेस्ट ट्रेंड के अनुरूप हो, ठीक है। कंटेंट के अलावा जो है आपको ज़रूरत है रेगुलर रिवीजन की, आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर बार बार रिवाइज भी करना है। ये काम जो है स्टूडेंट का मेनली हो जाता है। कंटेंट हम दे सकते हैं, हम जो है प्रैक्टिस आपको करा सकते हैं, प्रैक्टिस का भी महत्वपूर्ण रोल है। प्रैक्टिस जो क्विज ग्रुप में कराई जा रही है और जो टेस्ट सीरीज में कराई जा रही है, उतनी प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट होगी। जो मॉक दिए जाएंगे वो, और तो आपकी क्विज की प्रैक्टिस चली रही लगातार, ये प्रैक्टिस सफिशिएंट होगी। रेगुलर रिवीजन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप कितनी देर में समझ पाते हैं चीज़ों को, कितना रिटेन कर पाते हैं, हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है। तो सभी विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मैं हिस्ट्री छोड़ दूं, अगर आप पूछें मैं ज्योग्राफी को छोड़ दूं, मैं खेल जगत वाले को छोड़ दूं, करंट अफेयर को छोड़ दूं, तो ऐसे नहीं काम बनेगा। अभी एग्जाम डेट नहीं है, आप अभी अपने आप को पूरी तरीके से इसमें डेडिकेट कर लीजिए। 4-4.5 घंटे हमारा जो कंटेंट है उसको आपको पूरा कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में, और इसकी प्रैक्टिस में 4-4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी आप अपना देखिए, आशुलेखन कब करना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस कब करनी है, वो समय आपको अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे कंटेंट को जो है 4 से लेकर 4.5 घंटे तक अगर दे दिए, तो निश्चित तौर पर जो है आप इतना तैयार कर लेंगे कि कट ऑफ तो निकले ही और मैक्सिमम अंक भी लाए जा सकें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपको सब कुछ लर्न नहीं करना है, ना सब कुछ लर्न हो सकता है, ना करना है, ना हो सकता है। आपको इसमें इस तरीके से तैयारी करनी होती है कि ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर वाली पीडीएफ में, कि जैसे उसमें पूछते हैं कि शेप कहाँ से लगाएंगे, तो उसमें ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। उसमें या तो आपने प्रैक्टिकल किया हो, या तो हमारे कंप्यूटर के नोट्स से पढ़ा हो, तो आप उसमें आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, लेकिन वही बात है कि आपको मैक्सिमम स्कोर उसमें करना पड़ेगा, जिससे आप दूसरे स्टूडेंट से आगे रहें। बाकी यही कहूँगा कि आप तीनों ही सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करिए, क्योंकि तीनों के समान मार्क्स है। 50 की हिंदी होगी, 50 का कंप्यूटर होगा, 50 का जीके होगा। हाँ, ये है कि अगर आपका कुछ पहले से तैयार, मान लीजिए कंप्यूटर के आप विजार्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो अपना फोकस जो है कम मजबूत वाले विषयों में शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं अपना समय। लेकिन वही है कि आपको 4-4.5 घंटे डेली देने चाहिए। क्विज ग्रुप में कराए जा रहे सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ,
कि आपको इसका लाभ मिलेगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, लंबे गैप स्टडी के बीच में नहीं लीजिएगा। यूपीपीसीएस में तैयारी इस तरीके से नहीं होती। यूपीपीसीएस की तैयारी जो है आपसे समर्पण मांगती है, आपको थोड़ा मतलब त्याग करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, आपको कठिन परिश्रम तो करना ही करना है। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करिएगा थ्योरी पढ़ते समय, और प्रैक्टिकल करते समय प्रैक्टिकल पे करना है, ठीक है। और क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन नॉट बी सेंट इन एन ईमेल, तो जैसे पार्सल वगैरह ऐसा कुछ नहीं भेजा जा सकता है। इसमें साउंड भेज सकते हैं आप, टेक्स्ट फाइल भेज सकते हैं, पीपीटी भेज सकते हैं, और स्प्रेडशीट एक्सेट्रा भेज सकते हैं, वीडियो फाइल भेज सकते हैं अगर वो वर्ड मतलब कह सकते हैं जो लिमिट होती है, साइज़ लिमिट होती है उसमें हो। साइज़ लिमिट ही कितनी होती है ईमेल में, ये पूछ सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है सब कवर की गई हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, तो उस पर फोकस करना है आपको। बाकी क्विज ग्रुप को अटेम्प्ट करते हुए टेस्ट सीरीज लगाते समय आपको इसका अंदाजा स्वतः मिलता रहेगा। डाउट क्लियरेंस कैसे कहाँ पर होगा, तो मैंने बताया जैसे कि जो लोग पेड ग्रुप के साथ डिस्कशन ग्रुप में हैं, तो आप अपने सारे डाउट जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। वहाँ पर एडमिन का पूरा पैनल होता है, तो एडमिन्स जो है आपको, एक्सपर्ट एडमिन्स, हमारी टीम के एडमिन जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे, और इसमें सिलेबस से एसोसिएटेड डाउट ही पूछेगा, तो बेटर है। इधर उधर की बातें यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप कर सकते हैं ना, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेबस से एसोसिएटेड कोई भी आपका डाउट है, एडमिन तुरंत आपको उसमें सॉल्व करके बताएंगे। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, वो या नंबर नोट कर लीजिए, जो सभी PDF के पेजेस पे भी लिखा हुआ है, 7838692618 करके ज्ञान सर का ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर 24 आवर तक आपको वेट करना पड़ सकता है, आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में मैक्सिमम 6 आवर की लिमिट होती है, आपको 6 घंटे के भीतर आपके सारे डाउट्स जो हैं सॉल्व करके दिए जाएंगे। चलिए, स्टडी प्लान इसका बड़ा सिंपल रहेगा। आपको जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसको आपको स्टडी करना है, मॉड्यूल जो पुराने आते जाएंगे उनको रिवाइज करते हुए चलना है। रिवीजन को आपको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। रिवीजन को मेरे हिसाब से आपको 1 आवर यहाँ पर जरूर देना चाहिए, और मॉड्यूल रीड करने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे। कभी भाई ऐसा होगा कभी कभी कि मॉड्यूल छोटा होगा तो इसमें 1 घंटे लग सकते हैं, तो इसमें आप पुराने रिवीजन के टाइम में 1 आवर यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मेंटेन करते हुए चलिए। 4 साढ़े 4 घंटे का यहाँ पे प्लान बनाना है केवल। क्विज ग्रुप की में प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली 30 मिनट आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है।